हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। देखो, हम जो माइक्रोबायोलॉजी में सिस्टम वाइज चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि जो कार्डियक सिस्टम के या फिर आपके ब्लड वेसल्स के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको हम इस सिस्टम में पढ़ते हैं। और इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जो कि बार बार आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पे क्वेश्चंस क्या आते हैं, सो दैट एटलीस्ट उन पोर्शंस को जिन पर क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं उनको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। और बाकी उसके अलावा आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके किसी भी पोर्शन पर टॉपिक पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आए हुए हैं, इन्यूमरेट द ऑर्गेनिजम्स कोजिंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, है ना। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी उनको कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन्फेक्ट करते हैं, किसकी वजह से ये हो सकता है, वो आपको एक आना चाहिए। डिस्क्राइब द क्लिनिकल क्राइटेरिया, इसका क्लिनिकल क्राइटेरिया पूछा हुआ है। ज़्यादातर केस में माइक्रोबायोलॉजी में क्या पूछा जाता है, लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस जो है ऑल्दो पूछते हैं, लेकिन इसमें क्लिनिकल क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में। तो वो इसमें कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चंस में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस कई बार आया हुआ। एक पूछते हैं हैकेक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया पे, तो हैकेक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया पे आपका शॉर्ट नोट आ सकता है। तो यानी समझ में आ रहा है कि हैकेक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया क्या करता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो इतना तो आपको सबको पता होना चाहिए। और इन HACEK इनसे अलग अलग बैक्टीरिया हैं, जैसे H से हीमोफिलस है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो अलग अलग बैक्टीरिया उनके नाम पता होने चाहिए। और इतना आपको समझ आ रहा है कि ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करता है, समझ में आ रहा है। तो ये तो हमें क्वेश्चंस जो है हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को पूछा हुआ है, पहली पॉइंट। दूसरा, मान लिया इनमें से किसी पर भी क्वेश्चन आता है, इधर शॉर्ट नोट या मिला के क्वेश्चंस आता है, तो आप क्या करेंगे कि एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन हमेशा लिखना चाहिए। स्टार्टिंग से जो पूछा उसी से शुरू नहीं हो जाना चाहिए, हमेशा आप इंट्रोडक्शन दे देंगे उसका, या फिर कहीं पे बीच में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बारे में पूरा पूरा डाल देंगे। अब सपोज करो क्वेश्चन पूछा है एन्यूमरेट द ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सीधा आप ऑर्गेनिज्म लिखना शुरू कर दो। आप क्या लिखोगे, पहले इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बारे में बताओगे, ये क्या होती है ना। कुछ उसके 2-4 लाइंस आप उसके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, किसकी वजह से है, मतलब सब में क्यों नहीं होती इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अगर ये बैक्टीरिया हैं तो ये सब में क्यों नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से उन लोगों में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगी। तो थोड़े से वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बता दो। डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से पूछा, थोड़ा ज़्यादा बता दो, वरना एटलीस्ट पॉइंट्स वाइज इन्यूमरेट करना चाहिए। और एग्जाम में लिखने का तरीका होता है, जितने ज़्यादा पॉइंट्स को आप कवर करेंगे रादर देन आप एक ही में बहुत सारा लिखे जा रहे हैं। मान लिया सिर्फ ऑर्गेनिज्म है, उसमें उसी को लिखे जा रहे हैं, उससे बेटर होता है थोड़ा थोड़ा सा सब में दे दो, जो मेन क्वेश्चन पूछा है उसको अच्छे से कर दो, तो इस तरह के मार्क्स जो है ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अभी शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि भाई इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, यानी कि इन्फेक्शन है किसका, एंडोकार्डियम का। तो एंडोकार्डियम का इन्फेक्शन ही एंडोकार्डाइटिस है, पहला पॉइंट। अब दूसरी बात यह है कि जो हमारा हार्ट होता है, मैं एक रफ डायग्राम बना दे रही हूँ। इस हार्ट की जो वॉल होती है ना, ये जो वॉल है हार्ट की, ये वॉल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बाहर होता है पेरिकार्डियम, उसके बाद होता है मायोकार्डियम, और उसके अंदर होता है एंडोकार्डियम। तो ये जो लेयर है सिंगल लेयर नहीं है, ये इस तरीके से बनी हुई है कि भाई एक ऐसे वॉल है, एक लेयर ये हो गई, ठीक है। दूसरे कलर से, वैसे रेड से बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरे कलर से हमने ये बना दिया, ठीक है। और हमने इसी को एक और डिवाइड कर लिया कि भाई ये आपकी 3rd लेयर हो गई, ठीक है। जैसे हमने कलर दे दिया, बस होती तो सभी वही है, लाइटिश रेड ही होगी, है ना, वाइटिश सी लाइटिश रेड टाइप की होगी। तो 3 लेयर हो गई आपकी। सबसे बाहर वाली हो गई पेरिकार्डियम, जो बीच वाली है वो होगी मायोकार्डियम, और सबसे अंदर वाली को हम बोलेंगे एंडोकार्डियम, ठीक है। तो जो हार्ट की जो लेयर्स हैं वो 3 हैं, और उन्हीं के नाम से इनका इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, आइटिस जब लगाते हैं तो इन्फ्लेमेशन होता है ना। खाली इन्फेक्शन से काम नहीं चल रहा है, इन्फेक्शन के बाद वहाँ उसमें टिश्यू में कुछ चेंजेस आए,
और वो चेंजेस जो है वो इन्फ्लेमेशन कहलाते हैं। तो उनमें जो चेंजेस आए उन्हीं को इन लेयर्स के नाम से ही बोला जाता है कि भाई अगर पेरिकार्डियम में चेंज आ रहा है, पेरिकार्डियम का इन्फ्लेमेशन है, तो उसको इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम के इन्फ्लेमेशन को आप क्या बोलेंगे? पेरिकार्डाइटिस। आपने क्या किया? पेरिकार्डियम का पेरिकार्ड ले लिया और उसमें लगा दिया आइटिस। समझ में आ रहा है? ऐसे ही मायोकार्डियम के को क्या बोलोगे आप? वेरी गुड, मायोकार्डाइटिस। समझ में आ रहा है? ऐसे ही एंडोकार्डियम के इन्फ्लेमेशन को आप बोलते हो एंडोकार्डाइटिस। ठीक है ना? तो इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम इज नोन एज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। या फिर ये कह सकते हो जो एंडोकार्डियम होती है उसमें एक्चुअली क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके अंदर चले जा रहे हैं और वो वहाँ पर एक मेन प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं वेजिटेशंस। तो वॉल्व में या फिर एंडोकार्डियम में, जो दोनों, मतलब एंडोकार्डाइटिस में होता क्या है बेसिकली, जो वॉल्व है, किसके वॉल्व? हार्ट के वॉल्व्स। ठीक है, हार्ट के वाल्व आप जानते ही हो। तो हार्ट के वाल्व एंड एंडोकार्डियम, ठीक है। एंडोकार्डियम में भी हम वर्ड लिखते हैं म्यूरल एंडोकार्डियम, ठीक है ना, खाली एंडोकार्डियम लिख दो, म्यूरल लिख दो, कोई बात नहीं। तो हार्ट के वाल्व में और एंडोकार्डियम में क्या हो जाता है? देयर इज इनवेजिनेशन ऑफ बैक्टीरिया। मेनली जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है वो आपके बैक्टीरिया से होती है, इन्वेजिनेशन ऑफ बैक्टीरिया, और उनकी वजह से वहां पर बनता है वेजिटेशंस। अभी दिखाऊंगी आपको वेजिटेशंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया वहां पर इन्वेजिनेट किया, ब्लड से आपके वहां पर फाइब्रिन आया, वहां पर मतलब बना बेसिकली, वहां पर प्लेटलेट्स आए पहले, फिर फाइब्रिन आया, फिर इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, और साथ में आपके जो हमारी बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो सारे मिलकर बनाते हैं वेजिटेशंस। तो मेनली आप याद रखो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में वाल्व अफेक्ट होगी, आपकी एंडोकार्डियम अफेक्ट होगी और उन पे वेजिटेशंस बनेंगे। और उस वेजिटेशंस में क्या क्या होगा? उस वेजिटेशंस में आपके प्लेटलेट्स हैं, उस वेजिटेशंस में आपके फाइब्रिन है, ठीक है। तीन चीज़ें तो ये हो गई, दो चीज़ें सॉरी, प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन। तीसरी चीज़ आपकी वहाँ पर है इन्फ्लेमेटरी सेल्स, और चौथी चीज़ है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनी, कॉलोनीज, मतलब कई सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो माइक्रो जो भी होगा जिससे भी इन्फेक्शन हो रहा है उसकी कॉलोनीज बन जाएंगी। कॉलोनीज का मतलब ग्रुप्स बन गया उनका, और वो मिलाकर बना रहे हैं वेजिटेशंस। तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में आपको ध्यान रखना है। ये देखो वेजिटेशंस कैसे दिखाई देते हैं। वेजिटेशंस कुछ आपके इस तरह के दिखाई देते हैं। ये एक जगह बहुत सारा कलेक्शंस भी हो सकता है, या छोटे छोटे अलग अलग कलेक्शंस हो सकते हैं, या डिफरेंट टाइप के वेजिटेशंस होते हैं जिनमें हमें अभी डिटेल में नहीं जाना है। जस्ट यू हैव आइडिया कि हाँ इस तरह के कलेक्शंस बन जाते हैं बेसिकली। और वो जो कलेक्शंस हैं वो आपके होते हैं फ्राइबल मतलब ब्रेक हो सकते हैं वो, ठीक है। तो उनको जो होते हैं वेजिटेशंस आर फ्राइबल, ठीक है। फ्राइबल मतलब विच कैन ब्रेक अप, ब्रेकेबल कह सकते हो, जो टूट सकते हैं। अब टूट गए तो क्या होगा? टूट गए तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस कर सकते हैं। मेटास्टेसिस जो है जरूरी नहीं कि आप कैंसर के लिए ही बोले, मेटास्टेसिस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। कोई भी थ्रोम्बस है ना, थ्रोम्बस मतलब थ्रोम्बस का जो कलेक्शंस होता है, या फिर ये वेजिटेशंस यहाँ हार्ट वाल से जाके बॉडी के वेसल्स में कहीं भी जाके इकट्ठे हो सकते हैं, तो वो आपके डिस्टेंट मेटास्टेसिस कर रहे हैं। तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस कह सकते हो उसको, या फिर आप कहते हो डिस्टेंस चले गए वो, और वहाँ पर जाकर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, जैसे स्ट्रोक कर सकते हैं, ब्रेन में चले गए, हार्ट फेलियर भी हो सकता है क्योंकि वॉल्व खराब हो रही है। तो ये आपको एक आइडिया रखना चाहिए कि क्या हो रहा है, फ्राइबल वेजिटेशंस बन रहे हैं, ये नहीं भूलना है। दे विल फॉर्म एट मेनली एट हर्ट वाल्स, फॉलोड बाई
मतलब या तो यहां बन जाएंगे फॉलोड बाई लो प्रेशर साइड ऑफ वीएसडी। वीएसडी क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या चीज है? जैसे आपका ये हार्ट है, ये है एट्रिया, मतलब एट्रियो, ये है इंटरएट्रियल सेप्टम, है ना। दो एट्रिया के बीच का जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। और उसमें कोई डिफेक्ट हो जाए, यहां पर डिफेक्ट हो जाए, डिफेक्ट मतलब एक तरह से वॉल उसकी जो बीच की दोनों की एट्रिया की ना कमजोर हो गई, या उसमें कह लो छेद हो गया एक तरह से, ठीक है, कमजोर होती है बेसिकली। तो यूजुअली क्या होता है, ये वाला ब्लड और ये वाला ब्लड सेपरेट रहता है, लेकिन उस कंडीशन के केस में ये दोनों के दोनों मिल सकते हैं आपस में, इधर से इधर ब्लड जा सकता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ऐसे यहाँ पर जो है सेप्टम ये वाला, इसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुल के बीच में है ये, और इसमें जो डिफेक्ट होता है वीएसडी कहलाता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो यहाँ पर जो है वो आपका लो प्रेशर साइड ऑफ वीएसडी पर आपका ये वेजिटेशंस हो सकते हैं, म्यूरल एंडोकार्डियम में हो सकते हैं। तो इन तीनों जगह में से कहीं पर भी वो वेजिटेशंस हो सकते हैं, वहां रह सकते हैं, या फिर डिस्टेंट कहीं पर जाकर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है समझ में आ गया, हैकेट ग्रुप बैक्टीरिया भी है जो कि आपकी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कर रहा है, आपको समझ आ गया, वॉल्व इन्वॉल्व हो रही है, एंडोकार्डियम इन्वॉल्व हो रहा है, वेजिटेशंस बन रहे हैं जो कि प्लेटलेट्स हैं, फाइब्रिन है, और कलेक्शंस हैं आपके क्या कहते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स का, और बैक्टीरिया की कॉलोनीज है वहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक्यूट एंड सब एक्यूट। एक्यूट क्या होता है कि जो एकदम जल्दी से होगा, कम टाइम में डेवलप हो गया, और ये कंपैरेटिवली ज़्यादा सीवियर होता है। ठीक है, एक है सब एक्यूट कि धीरे धीरे प्रोग्रेशन हो रहा है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा इसका एक मोटा मोटा आइडिया देख लेते हैं कि एक्यूट एंड सब एक्यूट में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहला फर्क है इवोल्यूशन, एक्यूट में रैपिड होता है, इसमें होता है स्लो इवोल्यूशन, यानी कि थोड़ा सा स्लो डेवलप हो रही है सब एक्यूट। दूसरा होता है इट इन्वॉल्व्स द नॉर्मल वॉल्व्स। जो एक्यूट है नॉर्मल वॉल्व थी, कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम से अचानक से हो गया। इसमें होते हैं ऑलरेडी डिजीज्ड वॉल पे होता है, डिजीज्ड वॉल पे होता है मेनली। फॉर एग्जाम्पल स्कैर्ड या फिर डिफॉर्म्ड वॉल, यानी कि जो उसकी जो हार्ट की वाल्व है या वाल है वो जो है एबनॉर्मल है किसी ना किसी, चाहे तो उसमें प्रोस्थेटिक वॉल डला हो पहले से, है ना, या कोई ना कोई और प्रॉब्लम हो, उन पर आपका सब एक्यूट होता है, धीरे धीरे होता है। अब एक्यूट है तो भाई इतनी जल्दी कैसे डेवलप हो गया? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो उसको कर रहे हैं उनका वायरुलेंस हाई है। तो ये हाई वायरुलेंस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मेनली आपको याद रखना है स्टेफ एंड स्ट्रेप्टो, इनके डिफरेंट वेराइटीज हो सकती हैं, डिफरेंट स्पीसीज हो सकती है जिनकी वजह से ये एंडोकार्डाइटिस होती है। कुछ याद रहे ना रहे, एक हैकेट बैक्टीरिया, एक स्टेफ और स्ट्रेप्टो की कुछ स्पीसीज, एटलीस्ट इतना आपको याद रखना है एग्जाम में। ठीक है, तो स्टेफ ऑरियस जो हाई वायरुलेंस है वो एक्यूट कर रहा है। स्ट्रेप्टोकोकस जैसे स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस या विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई जिसका वायरुलेंस थोड़ा सा लो है, लो वायरुलेंस ऑर्गेनिज्म से सब एक्यूट होगा। तो एटलीस्ट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई, जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, तो इन दो का नाम आप आराम से बताओ, हैकेट बैक्टीरिया का नाम बताओ, इतना तो मस्ट है ही ना, याद रखना। उसके बाद नंबर है 4 जो कि सबस्टेंशियल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी इवन विद अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी और सर्जरी या एंड सर्जरी, है ना। फिर भी मोर्टेलिटी हो रही है क्योंकि सीवियर है, वायरुलेंस हाई है, आपने एंटीबायोटिक दिया क्योंकि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको मारना है, या फिर वेजिटेशन से उनको हटाने के लिए और भी कुछ जो वहाँ पर डिफेक्ट्स हो रहे हैं उनके लिए सर्जरी करोगे आप। सर्जरी करी या एंटीबायोटिक थेरेपी करी, फिर भी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी हाई है, सब्सटेंशियल मतलब थोड़ा हाई है कंपैरेटिवली, ये बोलते हैं। ये फॉलो करते हैं ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव कोर्स ऑफ वीक्स और मंथ्स एंड मोस्ट पेशेंट्स रिकवर। तो यूजुअली सब एक्यूट जो है वो मोस्ट पेशेंट्स उसमें रिकवर कर जाते हैं। ठीक है ना, सर्जरी है कर रहे हो, जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो उसके बाद में। जो एक्यूट होता है लेस कॉमन टाइप है, और जो सब एक्यूट है वो मोर कॉमन टाइप है। तो ज़्यादातर जो है ऐसा देखो, नॉर्मली अगर हार्ट किसी का रहता है, कोई बहुत ज़्यादा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है, तो ऐसे चांसेस बड़े कम होते हैं कि भाई उसको ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाए। लेकिन किसी की वॉल्व डली हुई है, प्रोस्थेटिक वॉल्व डली है, पहले से हार्ट में कोई डिजीज, ऑब्वियसली ज़्यादा कॉमन होगा, तो टेंशन भी नहीं है, इसमें याद होगा, आसान हो गया। सब एक्यूट मोर कॉमन, एक्यूट लेस कॉमन, लेकिन लेस कॉमन है पर खतरनाक है भाई साहब।
ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। परसेंटेज बुक्स में दी हुई है, कितना परसेंटेज जरूरत नहीं है उसको याद रखने की, बस लेस कॉमन मोर कॉमन इतना आप याद रख लो। ठीक है, तो आपको टाइप भी समझ में आ गई। अब इसकी पैथोजेनेसिस हालांकि पूछी नहीं गई है ज़्यादातर टाइम, लेकिन पूछ सकते हैं आपसे कुछ कुछ टाइम, कहीं कहीं पर ये चीज़ें एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आपका थोड़ा सा पैथोजेनेसिस भी देख लो। पैथोजेनेसिस में सबसे पहले क्या होता है कि भाई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है वो जानने जरूरी है। क्यों हो सकती है किसी किसी में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, सब में क्यों नहीं हो रही, तो कुछ ना कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मतलब ये प्रॉब्लम होने से पहले कोई ना कोई बॉडी में प्रॉब्लम रही है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी कार्डियक डिजीज है, स्पेशली जो एमआर के पेशेंट होते हैं, एमआर होता है मिट्रल रिगरगिटेशन, मिट्रल रिगरगिटेशन, ठीक है ना। आपको याद रखना ही है कि जो वॉल्व है उनमें रिगरगिटेशन हो सकता है या फिर स्टेनोसिस हो सकता है। स्टेनोसिस मतलब ऐसा हो गया एक जगह से ब्लड दूसरी जगह नहीं जा पा रहा, और जो रिगरगिटेशन होता है वो क्या होता है, ब्लड जो है ऊपर से नीचे जाना चाहिए था, चला गया ऐसे, लेकिन जैसे ही यहाँ प्रेशर नीचे बढ़ा वो वापस चला जाता है, ये रिगरगिटेट होता है। समझ में आ रहा है। स्टेनोसिस ऐसा है, रिगरगिटेट मतलब लूज हो जाना, तो ब्लड जो है ऐसे जाना चाहिए था और जब वापस अगर प्रेशर मारे तो बंद हो जानी चाहिए वॉल्व, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का ऐसे खुल जाता है थोड़ा बहुत, तो प्रेशर उल्टा जाता है, दैट इज रिगरगिटेशन। तो यहाँ पर जो मिट्रल वॉल्व है वो एग्जाम्पल है कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है। दूसरा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है प्रोस्थेटिक वॉल्व्स। किसी की वॉल्व जो है वो डली हुई है, कोई पहला प्रॉब्लम हुई है वॉल्व की डिजीज उसकी हो गई, या फिर कोई कार्डियक सर्जरी हुई है, प्रीवियस कार्डियक सर्जरी कोई भी हुई हो, वो ये सारे के सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स इसके हो सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो याद रखना आसान हो गया। अब हम बात करते हैं जो इसकी पैथोजेनेसिस, उसमें क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला तो पैथोजेनेसिस में हो गया आपका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ये होने चाहिए, होते हैं यूजुअली, मतलब है ना, जरूरी नहीं हुई पर होते हैं। अब उसके बाद क्या है, क्योंकि ये फैक्टर्स हैं बहुत सारे, ये जो हार्ट की अपनी एंडोकार्डियम है उसकी इंजरी करेंगे, ठीक है ना। वहाँ एंडोथीलियम जो होती है ना स्पेशली, या एंडोकार्डियम होती है, उसकी इंजरी कराएंगे वहाँ एंडोथीलियम की, एंडोकार्डियम की। और फिर क्या होगा, वहाँ पर अट्रैक्ट होंगे सॉरी, क्योंकि इंजरी हो रही है तो प्लेटलेट्स आएंगी वहाँ पर, एंडोथीलियम है वहाँ पर, एंडोथीलियम की इंजरी हो रही है। और कभी कभी क्या होता है हार्ट के साथ साथ वेसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। तो उनकी इंजरी हो रही है, इंजरी होने से वहाँ पर क्या इकट्ठा होगा, प्लेटलेट, प्लेटलेट इकट्ठा होगा, प्लेटलेट सॉरी, तो वहां पर क्योंकि प्लेटलेट इकट्ठा होगा तो क्या होगा, साथ में फाइब्रिन बन जाएगा, फाइब्रिन बन जाएगा, वहां पर इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आएंगी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ गई, साथ में वहां बैक्टीरिया तो है ही नहीं, बैक्टीरिया बाद में आएगा, तब तक अभी सिर्फ इन्फ्लेमेटरी सेल्स आई है, ठीक है, सॉरी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहां पर आ गई। तो ये चीजें आ गई, लेकिन वहां भी बैक्टीरिया नहीं है, सिर्फ इंजरी हो रही है अंदर अंदर बॉडी में मैकेनिज्म। इसको हम बोलते हैं एक कंडीशन जिसका नाम है NBTE। NBTE इज नोन एज नॉन बैक्टीरियल, मतलब अभी इन्फेक्टिव एजेंट नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, नॉन बैक्टीरियल, लेकिन थ्रोम्बोटिक, क्योंकि वहां क्या आ गया, प्लेटलेट आ गया, फाइब्रिन हो गया, तो थ्रोम्बोटिक हो गया, नहीं थ्रोम्बोसिस होने के चांस बढ़ रहे हैं, थ्रोम्बोटिक इवेंट है ये। एंडोकार्डाइटिस, क्योंकि एंडोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एंडोकार्डाइटिस हो गया, तो नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस हो रहा है। अब क्या होगा, जरा सा भी कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो, ठीक है, वो यहां पर जाकर इकट्ठा हो सकता है ना, है ना। तो वहां पर क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। मान लिया सिर्फ कोई सिंपल सा इन्फेक्शन है, ओरल की कमेंशंस, जो हैकेक बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली, वो हमारे ओरल की कमेंशंस होते हैं, मतलब नॉर्मली वो हमारे माउथ में रहते हैं, लेकिन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, ये सब प्रॉब्लम हुई, ब्रश कर रहे हो आप टीथ को, वो जो बैक्टीरियाज हैं वो वेसल्स में जा सकते हैं, तो वहाँ से ब्लड में गए और हार्ट में पहुँच गए, वो समझ रहे हो। तो एक बहुत सिंपल सा जो इवेंट है, सिंपल से जो बैक्टीरिया हैं वो जाकर भी वही वहाँ पर बिकॉज ऑफ दीज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स वो कॉलोनाइज कर सकते हैं, तो वो कॉलोनाइजेशन कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल वेरी नाइस, मतलब वेरी सिंपल से एग्जाम्पल इज इवन बाय द ब्रशिंग ऑफ द टीथ्स, वो बैक्टीरिया आए और वहाँ जाकर इकट्ठे हो गए, कॉलोनाइजेशन कह रहे हो आप। अब जब कॉलोनाइजेशन हो गया तब वो फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशंस होते हैं, क्योंकि वेजिटेशंस क्या है, इंसारों का प्लस कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इनका क्या है, ये मिक्सचर है ना, तो उसको हम वेजिटेशंस कहते हैं। वॉल पे इकट्ठा हुआ, एंडोकार्डियम पे इकट्ठा हुआ, तो यही आपका एंडोकार्डाइटिस है। फिर उनका मेटास्टेसिस हो सकता है, तो दे कैन, जो ये सब बने हैं वेजिटेशंस, ये वेजिटेशंस दे कैन गो टू डिस्टेंस
डिस्टेंट प्लेसेस, है ना, ऑफ द बॉडी, कहीं भी किसी भी ऑर्गन में जा सकते हैं, आर्टरी में जा सकते हैं, ब्रेन में जा सकते हैं, स्ट्रोक कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, तो उनको हम, ये हो गया आपका मेटास्टेसिस। तो मतलब इस तरीके से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की पैथोजेनेसिस होती है। वेजिटेशंस आपने देख ही लिए कैसे होते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके क्लिनिकल फीचर्स पे और इसके क्या क्या ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भाई इसके वो कौन से होते हैं, इटियोलॉजिकल एजेंट कौन से होते हैं। तो इटियोलॉजिकल एजेंट एक तो हमने हैकेक बैक्टीरिया देख ही लिया भाई, वो तो होना ही है। स्टैफ स्टेप्टो की हमने कुछ स्पीसीज अभी देख ही लिया, एक्यूट और सब एक्यूट में होती है, तो याद करना आसान हो गया। एटलीस्ट इतना तो हम लिख ही सकते हैं एग्जाम में। बाकी और क्या है उनको भी देख लेते हैं, कैसे याद करें ये भी देख लेते हैं। तो स्टैफ ऑरियस जो कि मैं बता चुकी हूँ, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। स्टैफ ऑरियस हो गया। स्टैफ स्टेप्टो सबसे पहले बैक्टीरिया होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। स्टैफ में कोगुलेज निगेटिव स्टैफ और होते हैं, कोगुलेज निगेटिव स्टैफ। तो इसको भी इसके साथ याद कर लो, जैसे स्टैफ किया ऐसे आपने याद कर लिया कोगुलेज निगेटिव स्टैफ, जिसका नाम है स्टैफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। मेनली जो कि स्किन का इन्फेक्शन करता है, पर यहाँ पर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी करता है। एपिडर्मिस के नाम से याद रखो, एपिडर्मिडिस, ठीक है ना। तो स्टैफ का ऑरियस हो गया, स्टैफ एपिडर्मिडिस जो कि कोगुलेज निगेटिव स्टैफ है, ठीक। स्ट्रेप्टो मैंने कहा था, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस एंड अदर्स लिख दो। तो और भी वेराइटीज हैं स्ट्रेप्टोकोकस की जो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कर सकती है। ये हो गया जी आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं और कौन से, तो 3 तो हमने याद कर ही लिए। एक हम लिखेंगे हैकेक बैक्टीरिया। हैकेक जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है वो एक्चुअली फेस्टिडियस ग्राम निगेटिव कोकोबैसिलाई होते हैं, तो ये आपने भूलना नहीं है। फेस्टिडियस मतलब थोड़े नखरेबाज होते हैं, यानी कि आसानी से ग्रो नहीं करते, इनको ग्रो करने की बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जल्दी से मर जाएंगे अगर इनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं दिया, इसके लिए न्यूट्रिशन मीडियम प्रॉपर नहीं दिया तो, ठीक है। तो ये फेस्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं और ये ग्राम निगेटिव है। कोकोबैसिलाई है, मतलब कोकाई भी है और बेसिलस भी है, तो कोकोबैसिलाई ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा आपको 2 कोकाई याद करने, एक एंट्रोकोकाई, एक न्यूमोकोकाई। नाम से पता चल रहा है एंट्रो मतलब कोई जीआईटी के इन्फेक्शन को करने वाली चीज़ है, न्यूमो मतलब रेस्पिरेटरी को याद रखने का तरीका बहुत आसान हो जाता है। तो एंट्रोकोकाई एंड न्यूमोकोकाई ये दोनों बैक्टीरिया जो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कर सकते हैं, ठीक है। फेस्टिडियस ग्राम निगेटिव कोकोबैसिलाई हैकेक ग्रुप। अभी हैकेक में क्या है वो भी हम याद कर लेते हैं। उससे पहले एक और याद रख लो, एंट्रोबैक्टीरियसी। तो एंट्रोकोका याद किया, उसी के नाम से एंट्रो है, और बैक्टीरिया तो बैक्टीरियसी, ऐसे याद रख लोगे, एंट्रोबैक्टीरियसी। तो आप तो एक तो स्टैफ स्टेप्टो याद कर लिया, एक आपने एंट्रो न्यूमोकोकस याद कर लिया, और आपने हैकेक बैक्टीरिया याद कर लिया, और एंट्रो के नाम से ही एंट्रोबैक्टीरियसी याद कर लिया, ठीक। 2 और याद कर लो, स्यूडोमोनास, कैंडिडा एंड डिप्थेरिया। इनकी डिफरेंट स्पीसीज हैं, स्पीसीज को याद करने की जरूरत है नहीं, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्यूडोमोनास, कैंडिडा और डिप्थेरियोइड्स जो होते हैं, स्पेशली ड्रग यूज़र में इस पर एमसीक्यू आता है, ड्रग यूज़र्स में स्यूडोमोनास होते के चांसेस काफ़ी होते हैं। याद रखने का अपना कुछ भी तरीका बना सकते हो, पीसीडी बना लो, कुछ भी बना लो, व्हाटएवर। सो द स्यूडोमोनास, कैंडिडा एंड डिप्थेरियोइड्स ये भी इसको कर सकते हैं। तो अभी आपको मेरे ख्याल से याद करने का तरीका आसान हो गया होगा। अब हैकेक बैक्टीरिया जो है, देखो याद कर सकते तो स्पीसीज के साथ याद करो, पर अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको उसका जो मेन जीनस है ना वो आपको याद होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। हैकेक, H फॉर हीमोफिलस, हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजी होता है। देखो याद रखना आसान है, इन्फ्लुएंजी तो मेनली इन्फ्लुएंजा होता है पैरा इन्फ्लुएंजा से भी है, बट इन्फ्लुएंजी के साथ साथ अब इसमें क्या है, ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कर रहा है, डिफरेंट चीज कर रहा है, तो ये पैरा इन्फ्लुएंजी है, ऐसे याद रखोगे। हैकेक, HACEK, हैकेक। A for is एग्रीगेटिबैक्टर, एग्रीगेटिबैक्टर। देखो याद करने का तरीका ये है, वहां पर बन के आ रहा है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में वेजिटेशंस में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है वहां पे, किसका एग्रीगेशन हो रहा है, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो रहा है। तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो रहा है, उसी के नाम से याद कर लो, एग्रीगेटोबैक्टर आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो हीमोफिलस इन पैरा इन्फ्लुएंजी हो गया, एग्रीगेशन हो रहा है प्लेटलेट का, उसी के नाम से एग्रीगेटोबैक्टर हो गया। कार्डियो, क्योंकि हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो कार्डियोबैक्टीरियम हो गया। अब आइकेनेला, किगेनेला, आइकेनेला, किंगेला, इतना तो याद कर ही लोगे, है ना। आइकेनेला एंड किंगेला, ये तो ऐसा लग रहा है कुछ डिस्को डांसिंग टाइप
जो भी याद करने का तरीका है। आई कैनेला और किंगेला, इसको एक साथ याद कर लो। तो देखो कितना आसान हो गया। एक इन्फ्लुएंजा के नाम से है, इन्फ्लुएंजा तो पता ही है, कोविड है, इन्फ्लुएंजा है, सारी चीज़ें वो है साथ की। याद रखने का तरीका हो गया हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजी। HA हो गया आपका, मैंने बोला प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है, वेजिटेशंस बनती हैं, तो आपने याद कर लिया एग्रीगेटोबैक्टर। हेक्टेक्स C से हार्ट क्या है, तो कार्डियो हो गया, कार्डियोबैक्टीरियम, बड़ा आसान हो गया। तो इन तीनों को आप याद करेंगे एक साथ, और डिस्को डांसर, आइकेनेला, किंगेला, इनको याद कर लो एक साथ। तो हेक्टिक बैक्टीरिया भी हो गए। अब स्टेप्टो देख लिया आपने, और आपने वहाँ देख लिए कॉकस में क्या क्या है, ये देख लिया हेक्टिक बैक्टीरिया क्या क्या होता है। तो आप इस तरीके से कॉजेटिव एजेंट्स लिख सकते हो। बाकी बुक्स में बड़ा सारा लिखा होता है कई चीज़ें, मोस्ट कॉमन IV यूज़र में क्या है, मोस्ट कॉमन इसमें क्या है, उसमें उतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोटा मोटा ये चीज़ पता होनी चाहिए, वही एग्ज़ाम में आपके लिए याद रहेगा, बाकी याद रहने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम क्या इसमें क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो थोड़ा सा देख लो। ये वीडियोस आपकी मेडिसिन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट में और क्या क्या मिलता है, और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, तो एक तो होते हैं कार्डियक सिम्टम्स, हार्ट में क्या प्रॉब्लम मिलेगी, एक होते हैं नॉन कार्डियक सिम्टम्स, यानी और जो जनरल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। तो देखो इन्फेक्शन है तो फीवर तो मिलेगा, वीकनेस भी रहेगी, पेन भी होएगा, है ना। मसल्स में पेन होगा तो उसको बोलते हैं माइल्जिया, और जॉइंट्स में पेन होगा तो उसको बोलते हैं आर्थ्रेल्जिया, ठीक है। तो फीवर होएगा, चिल्स होएगी, स्वेट होगी, इन तीनों को एक साथ याद कर लो, ये फीवर के सिम्टम है। नॉर्मल फीवर में हमें पता है ठंड भी लगती है, स्वेटिंग होती है, वैसा ही हो गया। तो फीवर, चिल, स्वेटिंग। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया हम बोलते हैं भूख ना लगना, ठीक है ना। देयर इज अ लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग रही, उसको बोलते हैं क्लिनिकल टर्म में लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग रही है एनोरेक्सिया। वैसे भी फीवर में भूख कम लगती है, तो ऐसा ही वैक्ल है। अब जब नहीं खाओगे तो वेट लॉस भी होएगा, ठीक है। पेन होता ही है, माइल्जिया का मतलब होता है मसल पेन, और आर्थेल्जिया का मतलब होता है जॉइंट पेन, तो पेन भी होएगा इसमें, ठीक है। सब याद रखना आसान हो गया यहां तक। उसके बाद होती है क्लबिंग, पेटैकी एम्बोलाई, ठीक है, हम बताते हैं इसको। एम्बोलाई में आर्टेरियल एम्बोलाई होते हैं, क्योंकि जो वेजिटेशंस भी बन रहे हैं वहाँ पर प्लेटलेट्स भी इकट्ठी हो रही हैं। तो एम्बोलस का क्या होता है, जो थ्रोम्बस होता है बड़ा होता है, एम्बोलाई छोटी होती है, और वो जाके कहीं भी जाके ब्लॉक कर सकती है और वहाँ के प्रॉब्लम कर सकती है। तो एम्बोलाई डेवलप होना आसान चीज़ है इसमें। अब क्लबिंग और आपकी पेटैकी क्या चीज़ होती है, देखो क्लबिंग होती है नेल बेड्स का और नील्स का सोलन हो जाना, और पेटैकी होती है आपको, ये तो है आपकी क्लबिंग। इस क्लबिंग में देखो आपके जो नेल बेड्स हैं वो स्वेलिंग हो गई, कुछ आपका जो बेस ऑफ नेल है वो भी स्वेल लगता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं नेल बेड जो है ना, यहाँ पर ये स्वोलन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर एक साइन होता है, इसको बोलते हैं शैमरॉथ साइन, शैमरॉथ साइन। तो वहाँ पर आपके जो है ये स्वेलिंग मिलती है, यहाँ पर दिस एरिया इज हैविंग अ स्वेलिंग हियर। तो ये जो है आपका, ये जैसे नॉर्मली क्या होता है जब आप ऐसे करते हो तो डायमंड शेप्ड एक स्पेस बनता है इन दोनों फिंगर के बीच में, आप देखेंगे करके तब समझ में आएगा। लेकिन क्लबिंग क्या होती है, यहाँ पर नेल बेड स्वेलन हो गया तो ये जो स्पेस है ये नहीं दिखता, उसमें ऑब्लिटरेट हो जाता है, ऑब्लिटरेशन बोलते हैं बंद हो जाने को। तो ऑब्लिटरेशन ऑफ दिस डायमंड शेप्ड स्पेस इज नोन एज क्लबिंग। वैसे एक्चुअल डेफिनेशन होती है स्वोलन नेल बेड्स, ओके। तो ये हो गया आपका क्लबिंग। ये होती है पेटैकी। पेटैकी क्या है, हेमरेज के एरियाज मिलते हैं, ऐसे डॉट 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 मिलते हैं, बेसिकली ब्लीडिंग के साइंस होते हैं ये, ठीक है ना। डेंगी में भी मिलते हैं, डेंगी फीवर जो होता है उसमें भी पेटैकी मिलने के चांस होते हैं। तो जब भी आपका ये है इसमें पेटैकी मिलती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। और बड़ी दो इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलती हैं, एक बोलते हैं ऑस्लर्स नोड, एक होता है जैनवे लेजन्स। ऑस्लर्स नोड एंड जैनवे लेजन्स जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इस पे MCQ भी आते हैं। जैनवे लेजन्स एंड ऑस्लर नोड्स, ये इसके बड़े ही इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के। ऑस्लर नोड में उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो पहली बात, ऑस्लर नोड जो होते हैं वो टेंडर होते हैं, यानी पेनफुल होते हैं। टेंडर मतलब होता है पेनफुल। एक्चुअली पेन तो होता है सिम्टम जो पेशेंट बताता है मेरे को पेन हो रहा है। टेंडर होता है जैसे पेशेंट, डॉक्टर ने छुआ और उसने बोला पेन हो रहा है, तो वो जो है उसे कहते हैं टेंडर, ठीक है। एक होता है सिम्टम जो पेशेंट बताता है, एक होता है साइन। साइन वो होता है जो डॉक्टर देखता है, जैसे पेन नहीं है नॉर्मल लेकिन आप टच कर रहे हो तो पेन हो रहा है, डॉक्टर ने कहा हाँ पेन हो रहा है, तो वो कहेगा हाँ पेन हो रहा है, तो वो है ऑस्लर नोड। इसमें एक्चुअली टेंडर हो रहे हैं, पेनफुल होता है वैसे।
पर्पल पिंक नोड्यूल टाइप के होते हैं, थोड़ा उठा उठा रहता है, पर्पल पिंक नोड्यूल होते हैं। और कहाँ होते हैं? फिंगर्स पे, टोस पे होता है। अभी दिखाऊंगी कैसे होते हैं। जेनवे लीजन्स जो है वो नॉन टेंडर है, पेनफुल नहीं है। इरेदेमेटस मैक्यूल्स और पैप्यूल्स होते हैं। मैक्यूल्स क्या चीज होती है? मैक्यूल होती है फ्लैट लीजन्स को बोलते हैं मैक्यूल। ये थोड़े से उभरे होते हैं पैप्यूल्स। पैप्यूल्स जैसे फॉर एग्जांपल एक्ने, मैंने पैप्यूल्स का बता रही हूँ, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर एक्ने मिलते हैं। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज नहीं हो जाना आपको। तो यहाँ पर मैक्यूल्स मिल सकते हैं, वह लीजन जो है ऐसे होंगे, थोड़े कलर्ड, हल्के से रेडिश पर्पल टाइप के लीजन मिलते हैं। उठे हुए नहीं है वो। जैसे नोड तो नोड हो गया, ओस्लर नोड, यहाँ पे नोड है। जेनवे लीजन्स के आपके फ्लैट हैं, या फिर जैसे एक्ने होते थोड़े थोड़े उभरे हुए होते हैं, वैसे थोड़े बहुत मिल सकते हैं आपको, बट वो नॉन टेंडर होंगे। पाम पे और सोल्स पे हो सकते हैं, ठीक है। वो फिंगर पे होते हैं ओस्लर नोड, ये पाम पे और सोल्स पे। देखो ये थोड़ा सा पिक्चर आप देख सकते हो, देन यू विल हैव आइडिया। यहाँ पर देखो, ये आपको जो मिल रहा है ये रेड है, वही पर्पल पिंकिश है, और ये नोड की तरह से, ये दैट इज ओस्लर नोड, दैट इज ओस्लर नोड। ये जो है वो जेनवे लीजन्स है। ये देखो यहाँ पर आपको ना कलर्ड मिल रहे हैं, बीच में पैचेस मिल रहे हैं, पिंकिश या फिर ब्लूइश टाइप के, लेकिन वो पैचेस हैं। तो या तो वो एक बिना उठे हुए फ्लैट टाइप के लीजन्स है, या फिर कहीं कहीं पर आप देखते हो थोड़े बहुत उठे हुए हो सकते हैं एक्ने की तरह से, ठीक है ना। तो लेकिन वो नॉन टेंडर होते हैं, छूने पे पेन नहीं करेंगे। तो ओस्लर नोड एंड जेनवे लीजन्स इसके बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। बाकी सब अंगुल हैमरेज भी इनमें हो सकता है। सब अंगल हैमरेज क्या होता है कि जो आपकी नेल बेड्स है, नेल बेड के अंदर में, अंडर द नेल बेड्स देयर कैन बी हैमरेज। जैसे उसमें क्या होगा, जो नेल्स होंगे, नेल्स के अंदर आपको ना यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर नेल्स पे ना, जैसे ये नेल्स है, नेल्स पर यहाँ पर आपको अंदर की तरफ में ऐसे ब्लूइश टाइप का मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब अंगुल हैमरेज, मतलब नेल बेड के नीचे आपको अंदर अंदर हो रहा है, तो वाइट ना दिख के वहाँ थोड़ा सा आपको ये ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कोई ब्लीडिंग अंदर हुई है, ठीक है। तो ये जो है बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द दिस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। फिर आपके देखो ये सारे कैसे सिम्टम हैं, ये आपके नॉन कार्डिक सिम्टम्स हैं। अब कार्डिक सिम्टम्स क्या है? कार्डिक सिम्टम्स में मरमर होती है। मरमर आप जानते हैं, एब्नॉर्मल हार्ट साउंड को मरमर बोलते हैं। न्यू हो सकती है, पहले कभी नहीं थी, या फिर पहले से थी पर वर्सन हो गई, खराब हो गई। और रिगरगिटेंट मरमर, मैंने बोला इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर एमआर भी है। तो वो जो एमआर था उसकी मरमर थी, पर वो और खराब होने लगी, ठीक है ना, क्योंकि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ने उसको और प्रॉब्लमेटिक कर दिया, वॉल्स को वेजिटेशन बना के और प्रॉब्लम हुआ इन्फ्लेमेशन करके, तो वो और मरमर बढ़ गई, उसकी जो साउंड थी वो बढ़ रही है आपको। या फिर पहले से मरमर नहीं थी, अब मरमर हो गई। तो जैसे एक्यूट केस है, एक्यूट केस में हेल्दी वॉल्व होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले से, लेकिन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ, वो मरमर नहीं आ गई वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से कार्डिक सिम्टम्स होते हैं। लैब फाइंडिंग्स, जनरल फाइंडिंग्स भी कुछ मिल सकती है और कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स में मिल सकती है। तो जो लैब फाइंडिंग्स है उसमें जैसे एनीमिया हो गया, यानी कि हीमोग्लोबिन कम है, या फिर आरबीसी भी कम होता है ना, लेकिन ल्यूकोसाइटोसिस मिलता है। डब्ल्यूबीसी आपको बढ़ी हुई मिलती है, ल्यूकोसाइटोसिस मतलब बढ़ा हुआ मिल जा रही है। कौन? डब्ल्यूबीसी, क्योंकि इन्फेक्शन है ब्लड में, कोशिश करेंगे डब्ल्यूबीसी सेल्स बढ़े और फाइट करें उसके, तो ल्यूकोसाइटोसिस होता है। माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया होता है। हिमेचूरिया क्या क्या होता है? हिमेचूरिया इज ब्लड इन यूरिन, है ना। माइक्रोस्कोपिक क्यों? छोटे मिलता है, से नहीं बहुत ज्यादा। मैक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया तो एक माइक्रो, इसमें माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया है। हेमेचूरिया इज ब्लड इन यूरिन, तो यूरिन में ब्लड थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन यूजुअली वो आईज से देखने पे नहीं मिलेगा। जब आप लैब से डायग्नोसिस कराओगे, यूरिन को टेस्ट कराओगे, तो उसमें कुछ ब्लड की सेल्स मिलेंगी, तो वो आपका है माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया हो रहा है। सीआरपी बढ़ा मिल सकता है। ईएसआर, ईएसआर क्या है? इराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये बढ़ा हुआ मिल सकता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन के नॉन स्पेसिफिक मार्कर है। जरूरी नहीं है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में बढ़े दोनों, ये और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जहां पे बढ़ते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक मार्कर बोलते हैं इनको, ठीक है। ये होती है सी रिएक्टिव प्रोटीन। क्या है ये? नॉन स्पेसिफिक इंफ्लेमेटरी मार्कर्स, मतलब इन्फ्लेमेशन में बहुत सारे इन्फ्लेमेशन के केस में बड़ी हो सकती हैं। तो फिर इनका क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है, मान लिया आज किया
मेडिसिन शुरू करी, जो भी ट्रीटमेंट शुरू किया, फिर कुछ टाइम के बाद आपने किया डिपेंडिंग कुछ ड्यूरेशन लेके, और देखा ये घट रहे हैं, पहले से घट रहे हैं, तो कंपैरेटिवली इसका मतलब आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ठीक जा रहा है ना, यानी इन्फ्लेमेशन वहाँ कम हो रहा है। तो ये आपके नॉन स्पेसिफिकली वो आपको मतलब हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो लैब डायग्नोसिस है, मतलब जो क्लिनिकल क्राइटेरिया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का वो क्या है, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चंस में पूछा हुआ एग्जाम में कि जो क्लिनिकल क्राइटेरिया, हाउ यू कैन से कि हाँ भाई ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की क्लिनिकल एरियाज है। तो वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे आप। थैंक यू सो मच।